एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। वहीं उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना 15 फरवरी तक जारी हो जाएगी। इतना ही नहीं, पंचायत चुनाव मार्च के अंतिम सप्ताह और अप्रैल के पहले हफ्ते में संपन्न हो जाएंगे। इसकी जानकारी पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी। पंचायती राज मंत्री से विस्तार से बात की हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भले ही साल 2022 में होने हो, लेकिन उससे पहले अब पंचायत चुनाव होने हैं और उसको लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। तो वहीं सरकार की भी तैयारी कि पंचायत चुनाव को जल्द से जल्द और निष्पक्ष ढंग से कराया जाए। इस बार पंचायत चुनाव में कई नियम बदले रह सकते हैं। क्या कुछ बदलाव होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी। सर, पंचायत चुनाव, इसको अब सबकी निगाहें पंचायत चुनाव पर हैं। सरकार की क्या तैयारी है और कब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे? सरकार की बहुत तेज़ी से सरकार और विभाग इस पर काम कर रहा है और विभाग की तत्परता से, सक्रियता से माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो प्रारंभिक काम है चुनाव की तैयारी का, वो हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। सर, इस बार कुछ नियम भी बदले रहेंगे। कहा जा रहा है कि 2 बच्चों से ज़्यादा जिसके बच्चे होंगे वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएगा। इसीलिए इसके अलावा जो एजुकेशन का एक शिक्षा का पैरामीटर रख रहे हैं और जो अपराधी होंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस तरह की कुछ तैयारी है? कुछ राज्यों ने इस तरह की व्यवस्था को अपनाया है। पंचायत पढ़ी लिखी हो, 2 बच्चों का कानून लागू हो, तो इस तरह की व्यवस्था कुछ राज्यों में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में निर्णय ऊपरी स्तर पर अभी होना है। अब जो भी अगर निर्णय होगा तो आप लोगों के सम्मुख ये विषय आएगा। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार की पूरी तैयारी है कि पंचायत के जो चुनाव है वो भी पूरी तरह से निष्पक्षता से हो, कहीं पर कोई दिक्कत ना होने पाए। और संकेत साफ तौर पर दे रहे हैं कि मार्च के आखिरी सप्ताह तक या अप्रैल के पहले हफ्ते तक उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की पूरी जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ। अजीत हत्याकांड के आरोपी गिरधारी गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ अजीत हत्याकांड का आरोपी गिरधारी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी से किया गया गिरफ्तार। अजीत सिंह की 6 जनवरी को कर दी गई थी हत्या। फायरिंग कर की गई थी हत्या। लखनऊ से अजीत हत्याकांड का आरोपी गिरधारी गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी से हुई गिरफ्तारी। अजीत सिंह की 6 जनवरी को गोली मारकर की गई थी हत्या। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज गिरफ्तारी हुई है मुख्य आरोपी की, गिरधारी कब और कैसे गिरफ्तार हुआ? लवी, गिरधारी को दिल्ली के रोहिणी से गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। 9mm पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। इसके पीछे एसटीएफ की टीम भी लगी हुई थी। एसटीएफ की कुछ टीम दिल्ली भी रवाना की गई थी, लेकिन स्पेशल टीम के तरफ से गिरफ्तार किया गया है और जो जानकारी है उसे लखनऊ लाया जाएगा। गिरधारी 1 लाख का इनामी है और जिस तरीके से सर्वेश सिंह टीपू हत्याकांड में भी, जो पूर्व विधायक थे, उनकी हत्याकांड में भी इसका नाम था। कुंटू सिंह का जो राइट हैंड माना जाता है और बहुत सारे जो गैंगवार उसने कर रखे हैं। यही वजह है कि 1 लाख का इनामी है और ऐसे में गिरधारी को पकड़ लिया स्पेशल सेल ने। और एसटीएफ का जो लोकेशन मिला था एसटीएफ को, वो दिल्ली में मिला था और जब दिल्ली स्पेशल सेल को एसटीएफ ने जानकारी तो इसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। लवी, ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जाएगी। चलिए, बड़ी गिरफ्तारी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये थे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, अपडेट दे रहे थे। लखनऊ अजीत हत्याकांड का आरोपी गिरधारी गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली के रोहिणी से उसकी गिरफ्तारी हुई। और खबरों में बढ़ेंगे आगे। यूपी में विधान परिषद की 12 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। साथ ही आज से प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है। नामांकन के पहले दिन 18 नामांकन पत्र खरीदे गए। वहीं सूत्रों की माने तो 10 नामांकन पत्र सत्ताधारी भाजपा, 2 समाजवादी पार्टी की ओर से और 2 बहुजन समाज पार्टी की ओर से खरीदे गए हैं। बता दें कि इन चुनाव में 12 सीट को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच जंग होनी है। वहीं सांसद आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल यूपी सरकार की ओर से पेश नहीं हो सके। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की पत्नी डॉक्टर
तंजीम फातिमा और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था और इस फैसले को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो आपको बता दें कि आज सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट में अहम मामले में सुनवाई होनी थी। सॉलिसिटर जनरल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश नहीं हो पाए और अब आगे ये सुनवाई होगी। उधर मऊ के बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब तलब किया है। मुख्तार अंसारी इस वक्त पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है और उसे पेशी के लिए यूपी लाने की उत्तर प्रदेश पुलिस की कई कोशिशें अब तक नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि हर बार पंजाब की रोपड़ जेल का प्रशासन कोई ना कोई बहाना बनाकर मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंपने से इनकार कर देता है। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से 2 हफ्तों में मुख्तार अंसारी का हेल्थ स्टेटस और जवाब मांगा है। यूपी ने आरोप लगाया कि पंजाब में अब तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई और मुख्तार अंसारी संघीय ढांचे के साथ खेलने और सीआरपीसी के प्रावधानों का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पंजाब जेल में से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस को न सौंपे जाने के मामले पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा आतंकवादियों की हितैषी रही है और आतंकियों को संरक्षण उसकी पुरानी पटकथा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी पुराने आतंकवादी थे जिनका नित्यानंद राय की हत्या में जो जग जाहिर है हाथ था और उसके बावजूद उसके संरक्षण का काम पंजाब सरकार कर रही है। आतंकियों को कैसे बचाया जाए इस पर पूरा प्रयत्न कांग्रेस ने किया है। मुख्तार अंसारी आतंकवादी है। मुख्तार अंसारी ने नित्यानंद राय की हत्या किया था, ये बात जग जाहिर है, हर कोई जानता है। लेकिन कांग्रेस ने अपने कर्तव्य का पालन किया है, कांग्रेस ने अपने धर्म का पालन किया है कि आतंकवादियों को कैसे बचाया जाए। वो आतंकवादी पंजाब की जेल में बंद है और पंजाब की जेल में आतंकवादी बंद यदि उत्तर प्रदेश में जाएगा तो उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को कहीं ठिकाना नहीं है। वहीं हरदोई में श्रम विभाग की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने भाजपा को किसानों का हितैषी बताया। वहीं समाजवादी पार्टी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। मंत्री ने अखिलेश यादव के मंदिर जाने को लेकर कहा कि जनता अब जागरूक हो गई है और नौटंकी और दिखावा करने वालों के झांसे में नहीं आएगी और आने वाले समय में ऐसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी। हरदोई पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर निशाना। वहीं किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। नरेश टिकैत ने कहा कि हम हल चाहते हैं, हम भी हल चाहते हैं। अगर कोई बातचीत में अड़चन अड़ाता है तो हमें उन पर भी नजर रखनी शुरू कर दी है हमने। जो 40 लोग सरकार से बातचीत करते हैं, अगर उनमें से कोई सरकार के साथ बातचीत में बाधा पैदा करता है तो उसे निकालकर बाहर कर दिया जाएगा। वहीं 26 जनवरी को परेड के लिए हम 4 ट्रैक्टर की परमिशन चाहते हैं। अगर परमिशन नहीं देंगे तो हम 1 लाख ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे। हम भी जानते हैं कि ज्यादा ट्रैक्टर से अव्यवस्था फैलेगी, इसलिए हम 4 ट्रैक्टर्स की परमिशन चाहते हैं। किसान आंदोलन का 46वां दिन है और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत हैं। नरेश टिकैत एक बार फिर पहुंचे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आइए इनसे बात करते हैं। नरेश जी, किसान आंदोलन को आज पूरे 46 दिन हो गए हैं, कोई रास्ता कोई समाधान निकल नहीं रहा। उधर सरकार पीछे नहीं हट रही, इधर आप लोग पीछे नहीं हट रहे, तो आखिर बीच का रास्ता बनेगा कैसे? नहीं, सरकार के तो हाथ में है फैसला करने की बात। भाई सरकार के हाथ में क्यों नहीं बात है? हम यहाँ से फैसला करने के लिए तो आ रहे। हम इस तरह से नोई उठ कर चले जाएंगे तो ये तो कभी भी आंदोलन नहीं होने के। क्या अभी वही आपकी मांग है कि बिल वापसी तभी घर वापसी? आखिर बीच का रास्ता कोई नहीं? नहीं, बीच का क्या, वो तो बात तो वही है। जिस बात पर बात ठकरी तो बात तो वही है, बिल वापसी की बात है। और क्या है, यानी और नए नए मुद्दे भी जुड़ जाएंगे इसमें। सरकार ने 2 बात तो मान ली आप लोगों की। नहीं, जो असली बात है वह क्यों नहीं मानने में? जिस बात पर अटके बातचीत वे क्यों नहीं मांग रहे? पहले भी तो बात चल रही थी। आखिर को उन्होंने बिना किसानों की सुलह के क्यों ये बिल पास कर दिया?
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत, जिनका यही कहना है कि जो रुख हमारा पहले था वो रुख हमारा अब भी है। गाजियाबाद के यूपी गेट से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह। वहीं मुजफ्फरनगर में सोमवार को किसानों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने हाथों में काले झंडे लेकर जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल लोकदल के सैकड़ों कार्यकर्ता आज बीजेपी कार्यालय पर काले झंडे लगाने के लिए प्रदर्शन करते हुए सर्कुलर रोड स्थित अपने कार्यालय से जुलूस के रूप में निकले थे, लेकिन प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही रालोद कार्यालय को छावनी में तब्दील कर रखा था। भारी पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी खुद मौके पर मोर्चा संभाले हुए थे। वहीं बांदा यौन शोषण कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी जूनियर इंजीनियर ने 70 से ज्यादा बच्चों का यौन शोषण किया था। सीबीआई को शक है कि आरोपी जूनियर इंजीनियर राम भवन HIV पॉजिटिव हो सकता है, जिसको लेकर राम भवन की जांच के लिए दिल्ली के एम्स उसे लाया गया है, जहां 8 डॉक्टरों का एक पैनल उसकी जांच कर रहा है। साथ ही सीबीआई ने राम भवन के आवास के सैंपल भी कराए हैं। सीबीआई के एक आला अधिकारी ने बताया कि बांदा बाल यौन शोषण कांड के आरोपी राम भवन का पिछले 3 दिन से दिल्ली के एम्स में टेस्ट हो रहा है, क्योंकि सीबीआई को शक है कि राम भवन को HIV पॉजिटिव भी हो सकता है। और अगर सीबीआई का यह शक सही निकला तो उन 70 बच्चों के भविष्य पर भी सवालिया निशान लग जाएगा, जिन्हें आरोपी राम भवन ने अपना शिकार बनाया था। एक आला अधिकारी ने बताया कि आरोपी राम भवन के दिल्ली के एम्स अस्पताल में पिछले 3 दिनों से लगातार टेस्ट कराए जा रहे हैं। सीबीआई को शक है कि आरोपी राम भवन HIV पॉजिटिव हो सकता है, और यदि सीबीआई का यह शक सही निकला तो 70 से ज्यादा बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग की 69,000 पदों के शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भर्ती में त्रुटि संशोधन की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने आज बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन करने के साथ ही अनशन भी शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों की मांग है कि उनकी मेरिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखकर तय की जाए। अगर कोई मेरिट में है तो उसे मौका मिलना चाहिए। अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया है कि वो 1 महीने से अधिक समय से धरने पर हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होती यहीं रहेंगे और अनशन करेंगे। की मांग को लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से धरने पर हैं और आज ये अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा निदेशालय पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में ये अभ्यर्थी जो हैं ये बैठे हुए हैं इस समय प्रदर्शन पर। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या इनकी प्रमुख मांगे, क्या ये लोग आज यहाँ पर कहना चाहते हैं। अपने साथ में छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। साथ में मासूम बच्चे भी हैं इनके। बहरहाल इन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे आज क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमृता मिश्रा है। सर अमृता मिश्रा है मेरा नाम। कहाँ से आए हैं? कौशाम्बी से। क्या मांग है आपकी? सर हमारी ये मांग है कि आज शाम तक हमारा जियो जारी कर दें, वरना हम क्या जियो, क्या संशोधन? सर हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा मूल अभिलेख देख के हमारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए हमको। हुआ क्या है, समस्या क्या है? सर ये था कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा गया था तो इनकी साइट नहीं सही चल रही थी, तो वही हम लोगों से थोड़ी टंकर त्रुटि हो गई है कि मतलब कि हम पूर्णांक कम हो गया है। तो सर हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा जो मूल अभिलेख है, मूल अभिलेख की भी कोई वास्तविकता होती है। अगर मतलब फॉर्म भरना ही सब कुछ है तो मूल अभिलेख ना देखें, मूल अभिलेख देख के हमारा नियुक्ति पत्र हमें प्रदान करें। आप देख सकते हैं किस तरह से जो अभ्यर्थी अभी तक धरने पर थे आज ये यहाँ पर बैठे और अब इनका कहना है कि ये अन्न जल त्याग कर अनशन करेंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती। इनका कहना है कि जो संशोधन है उसका मौका इनको मिलना चाहिए और जो मूल अभिलेख हैं उनको देखकर मेरिट बनाकर अगर ये मेरिट में आते हैं तो इनको भी नियुक्ति दी जाए। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। उधर आगरा में पूर्व विधायक के परिवार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद बेटे और पत्नी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दरअसल आगरा के रिंग रोड निवासी मनोज मित्तल की हत्या का आरोप पूर्व विधायक के परिवार पर है। ये मुकदमा मृतक की पत्नी प्रीति मित्तल ने कोर्ट के आदेश पर कराया है। मृतक मनोज मित्तल से सौरभ गर्ग और वैभव गर्ग के पिता जगन प्रसाद गर्ग ने 10 लाख रुपए की रकम जमीन के नाम पर ली थी। परिवार के बार बार पैसे मांगने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं लौटाए और जब पैसे का तकादा कई बार किया गया तो उनका आरोप है कि उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी गई। मंडी नगर क्षेत्र में मनोज मित्तल नाम के एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी शव जो है वो फरवरी महीने में 2020 में मथुरा में उनका शव प्राप्त हुआ था, मिला था।
न पुलिस को उसी न पे प्रीति न मित्तल जो उनकी पत्नी है, उन्होंने 156(3) में यह मुकदमा 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया है, सौरभ गर्ग, वैभव गर्ग और लक्ष्मी देवी। इनके खिलाफ अभी विवेचन एविडेंसेस है, सभी एविडेंसेस को एकत्रित न किया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।